हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल और आज के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लवक यानी कि प्लास्टिड, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो प्लास्टिड की बात करें तो आपको याद रखना है कि जो प्लास्टिड है ये जो है सभी पादपों में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सभी पादपों, सॉरी 1 मिनट, तो ये सभी पादप कोशिका में जो है देखने को मिल जाएगा आपको। क्लियर है? तो जैसे मैंने आपको यूकैरियोटिक जब पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था आपको कि जो लवक है वो प्लांट कोशिका में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। तो लगभग सभी प्लांट कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जो है कुछ प्रोटोजोआ, ठीक है, ये आपको याद रखना है, कुछ प्रोटोजोआ में भी ये पाया जाता है और उस प्रोटोजोआ का नाम है यूग्लिना। क्लियर है? तो ये यूग्लिना में पाया जाता है और बाकी सभी पादपों में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको मैंने कल बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में कि जिसके पास भी जो खुद का डीएनए होता है ना, उसको हम लोग कह देते हैं, क्या कहते हैं, अर्धस्वायत्त कोशिकांग। ठीक है, क्या कहते हैं, अर्धस्वायत्त कोशिकांग, यानी इसको हम लोग लिखते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। तो ये मैंने कल बताया था आपको, इसका मतलब क्या होता है आपको पहले से पता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने बताया था आपको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल का मतलब ये है कि ये खुद से ही जो है अपने समान और जीवों को बना सकता है, यानी जो इसके पास खुद का डीएनए होता है तो खुद का जेनेटिक मटेरियल भी होगा, तो ये अपने ही जैसी संतति बना सकता है, श्वसन कर सकता है, एनर्जी बना सकता है। तो इसलिए जो है जो प्लास्टिड है वो आपको याद रखना है। अच्छा, श्वसन नहीं करता ना, श्वसन जो है माइटोकॉन्ड्रिया करता है, लेकिन यह अपने ही समान संतति उत्पन्न कर लेता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। और खुद की प्रोटेक्शन भी कर लेता है, यानी सेल मेम्ब्रेन वगैरह भी होती है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्लास्टिड होता कितने टाइप का है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपको 3 टाइप से जो है देखने को मिलेगा। सो 1 मिनट, ठीक है। तो पहले तो आपको देखने को मिलेगा इसमें अवर्णी लवक। कौन सा? अवर्णी लवक, जिसको हम लोग लिखते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, पहला कौन सा होता है? ल्यूकोप्लास्ट। देख के ही समझ में आता है अवर्णी। वर्णी का मतलब होता है पिगमेंट यानी कलर, जिसमें कोई कलर नहीं होता है तो उसे हम लोग अवर्णी लवक कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा वर्णी लवक। ठीक है, पिगमेंट वाला लवक। तो इसको हम लोग यहां पे लिखते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रोमोप्लास्ट, जिसमें कुछ कलर होंगे, कौन से होंगे हम देखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हरित लवक। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये तो बचपन से सुनते आ रहे हो आप, तो ये इसको पोलियो हो गया, तो 1 मिनट, इसको हम लोग लिखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या लिखते हैं हम लोग? क्लोरोप्लास्ट। तो ये तो बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे, देखते आ रहे होंगे। तो 1 बाय 1 इसको हम लोग देखते हैं। तो आपको ये याद रखना है, जो अवर्णी लवक है इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने वाले जो पदार्थ होते हैं, तो ये खाद्य पदार्थ को जो है संचित करने का काम करता है। यानी जो फूड मटेरियल है या फूड न्यूट्रिशंस है उसको जो है स्टोरेज करने का काम करता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट। तो आपको ये याद रखना है, फर्स्ट होता है मंड लवक। आपको यहाँ पे ये याद रखना है, देखो जो हिंदी में लिखा है ना, यहाँ से क्वेश्चन आज तक के नहीं आते हैं। ठीक है, जो हिंदी में लिखा है मंड लवक, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको जो इंग्लिश मीनिंग है ना इसका, उसी को हिंदी में लिख के क्वेश्चन पूछते, तो इसको भी पोलियो हो गया। सो 1 मिनट, तो इसको हम लोग लिखते हैं एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, क्या लिखते हैं? एमाइलोप्लास्ट।
तो अमाइलोप्लास्ट की बात करें तो हम लोग देख लेते हैं इसका काम क्या होता है। तो याद रखना है इसका काम होता है मंड के रूप में, मंड के 1 मिनट, मंड के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट संचित करना। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो है ये मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जो है स्टोरेज करता है। तो यहाँ पे मंड क्या होता है, तो मंड की बात करें तो आपने गाँव में कभी चावल बनते देखे हैं? अभी तो कुकर आ गया है, पहले जो है गंज में या किसी भी बर्तन में चावल बनते थे तो उससे जो है ना पानी निकल आता था, मतलब जो चावल का जो पानी रहता है उसको मांड कहते हैं। तो उसी में मंड होता है इसलिए उसको मांड कहते हैं। तो ये मंड के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट को संचित करते हैं, जैसे प्रोटीन लिपिड होता है वैसे ही कार्बोहाइड्रेट भी होता है, तो उसको संचित करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ देखने को मिल जाएगा, इसका उदाहरण क्या है? तो उदाहरण से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये चावल में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो एनसीईआरटी माता ने जो आंसर या मतलब आंसर भी बोल सकते हैं, जो एग्जाम्पल दिए हैं वो आपको याद रखना है, पोटैटो। क्लियर है? क्या है? पोटैटो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो जो सेकंड है, सेकंड टाइप जो इसका होता है वो होता है तेल लवक। तेल लवक, ठीक है, तेल लवक, जिसको हम लोग लिखते हैं इलायोप्लास्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे? इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट की बात करें हम लोग तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो आपको ये याद रखना है, ये जो है तेल, जैसे कि नाम में लिखा है, तेल व वसा को जो है संचित करने का काम करता है, यानी कि स्टोरेज करने का काम करता है। किसको? तेल और किसको? वसा को। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल क्या है भाई, उदाहरण क्या है, यहीं से तो क्वेश्चन आते हैं। तो उदाहरण की बात करें, याद रखना नीट में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है तो इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है नारियल एवं अरंडी के बीज जो होते हैं, अरंडी बीज, जिसको कैस्टर कहते हैं हम लोग अरंडी को, और नारियल को कोकोनट कहते हैं। तो नारियल एवं अरंडी के बीच में जो है ये आपको देखने को मिलेगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो थर्ड है तो वो है प्रोटीन लवक। क्या है? प्रोटीन लवक, यानी कि इसको हम लोग लिखते हैं एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, क्या लिखते हैं? एल्यूरोप्लास्ट। तो एल्यूरोप्लास्ट की बात करें हम लोग तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसा कि लिखा हुआ है हिंदी में, ये प्रोटीन संचित करने का क्या करता है? काम करता है। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल से भी जो है, यानी उदाहरण, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि यहाँ पे मक्के में कौन सी कोशिका होती है, ये आपको याद रखना है। तो मक्के के जो दाने होते हैं, मक्के के दाने में जो है मक्के के दाने की एल्यूरोन कोशिका, तो मक्के के दाने में जो है एल्यूरोन कोशिका होती है। तो ये आपको याद रखना है कि वहाँ पे जो है प्रोटीन जो है स्टोरेज होता है। तो 3 चीज़ मैंने बताई, तीनों इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एमाइलोप्लास्ट मंड को संचित करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को। तेल लवक या इलायोप्लास्ट की बात करें तो ये तेल व वसा को संचित करता है। प्रोटीन या एल्यूरोप्लास्ट की बात करें तो प्रोटीन को संचित करता है। क्लियर है? तीनों भूलना नहीं है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। तो क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो आपको ये याद रखना है कि ये जो है वसा विलय, यहाँ पे एक वर्णक होता है जिसका नाम है कैरोटिनॉइड वर्णक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसा वर्णक या पिगमेंट जो कलर देता है वो ऐसा कलर है जिसका नाम है कैरोटिनॉइड, और वो क्या होता है? वसा में विलय हो जाता है, यानी वसा में या फैट में डिसॉल्व हो जाता है। तो याद रखना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये सभी रंग देता है। क्लियर है? क्या करता है? ये सभी रंग देता है हरे रंग को छोड़कर, हरे को छोड़कर। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो जितने भी आप कलर देखते हो,
नीले, पीले वगैरह 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 जितने भी कलर है वो सब कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट। आपको याद रखना है। इसके बाद हरा कलर कौन देता है? हरित लवक। तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है पीएनएसटी वगैरह एग्जाम में, पहले नीट में भी आया था, पीएमटी वगैरह में, कि जो टमाटर है पहले तो हरा होता है फिर लाल होता है। तो किस वजह से होता है? तो पहले हरित लवक किसमें? हरित लवक क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित होने की वजह से जो है टमाटर अपने कलर चेंज करता है। या कोई भी सब्जी की बात करूं, जैसे अगर वो पहले लाल है और उसके बाद फिर वो पीली हो गई तो वो तो क्रोमोप्लास्ट का ही कारण होगा। लेकिन अगर वो जो है लाल से जो है हरी हो गई तो क्या बताओगे? क्रोमोप्लास्ट किस में परिवर्तित हो गया होगा? क्लोरोप्लास्ट में। इस वजह से जो सब्जी है वो लाल से क्या हो गई? हरी हो गई। क्लियर है? तो ये याद रखना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट जो हरित लवक के बारे में है। तो हरित लवक के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे एक जो है पिगमेंट आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, पर्णहरित, जिसको हम लोग लिखते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के बारे में हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये जो क्लोरोफिल वर्णक है या जो पिगमेंट है ये होता है, वह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे होता है कैरोटिनॉइड भी होता है, कैरोटिनॉइड भी होता है, ठीक है। कैरोटिनॉइड वर्णक ये क्यों जरूरी होते हैं? तो आपको ये याद रखना है, ये प्रकाश संश्लेषण, ये जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है ये आवश्यक है, ये आवश्यक होते हैं। आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित करने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये आपको याद रखना है। अब मुझे पता है पेन की इंक थोड़ी सी जो है स्लो है, क्योंकि इसका साबुन भी स्लो है, तो ये याद रखना है आपको कि इसमें इंक कम है, थोड़ा फीका दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैनेज कर लो। जैसे टॉपिक ख़त्म होता है तो फिर इसमें इंक डालूंगा, इसको खाना खिलाऊंगा। पर ये अजीब जानवर है, अभी जो है मैंने इसको इंक पिलाई थी लेकिन पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। तो ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखो क्या याद रखना है कि दो पिगमेंट होते हैं, एक क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड। करते क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी फोटोसिंथेसिस के लिए जो आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सूर्य देव जो है, सूर्य से प्रकाशीय ऊर्जा आती है, प्रकाश आता है, तो वहां पे उसको संचित यानी एक्सेप्ट करने के लिए दो पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड। ये प्लांट फिजियोलॉजी में आप और भी अच्छे से समझ जाओगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये अधिकतर कहाँ देखने को मिलेगा आपको? तो आपको ये याद रखना है कि ये जो है अधिकतर आपको देखने को मिलेगा पत्तियों में। तो पत्ती में एक कोशिका होती है जिसको कहते हैं पत्ती की पर्ण मध्योतक, पत्ती की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में जो है ये है देखने को मिलेंगी। पत्तियों की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं, जिसको हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको लिखते हैं हम लोग मीसोफिल सेल, ठीक है। तो इंग्लिश मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। तो मीसोफिल सेल में ये आपको देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे जो है मीसोफिल सेल में ये पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है, सब पाए जाते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवक सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेंगे? पत्ती। तो पत्ती की कौन सी कोशिका में? तो पर्ण मध्योतक कोशिका में, जिसको हम लोग मीसोफिल सेल कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है, याद रखना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके आकार की। तो इसके आकार की बात करूं हम लोग, तो इसका आकार जो है लेंस, इसका आकार जो है लेंस के आकार, लेंस के आकार, लेंस के आकार के अंडाकार, लेंस के आकार के अंडाकार और जो है गोलाकार, गोलाकार और जो है चक्रिक, और जो है चक्रिक व फीते के आकार के होते हैं।
देखो अब तो मुझे पता है, अब तो हद ही हो गई, बहुत कम ही पेन चल रहा है। सो 1 मिनट, 1 मिनट का मुझे समय दो। इंक ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी इसमें डालते हैं ताकि मैं ये टॉपिक कवर कर सकूँ। तो कहीं जाना मत, क्योंकि टॉपिक हम लोगों को जो है कवर करना है। तो दिख तो रहा है वैसे आपको, पर थोड़ा सा कम दिख रहा होगा मुझे पता है, तो थोड़ी सी इंक डाली है मैंने अभी। पूरी तो मैं तभी डालूंगा जब ये टॉपिक थोड़ा सा एंड हो और मैं ब्रेक लूँ और आप भी ब्रेक लो। तो चलो इसको स्टार्ट करता हूँ मैं, तो बने रहिए मेरे साथ। हम लोग इस टॉपिक को जो है फिनिश करने वाले हैं। तो चलो, तो हम लोगों ने बात करी लेंस के आकार के, अंडाकार, गोलाकार व चक्रिक व फीते के आकार के होते हैं। चक्रिक यानी वो सीढ़ी होती है ना, ऐसे गोल 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 गोल, तो उसके, और फीता आपने सुना होगा, फीता यानी वो रिबिन, तो देखा होगा आपने। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे रिबिन लाइक या फिर डिस्क स्ट्रक्चर होता है, जो सीढ़ी वगैरह आपने पहले देखी होंगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लंबाई की। ओ माय गॉड, अरे यार एक तो जो है अभी इंक नहीं थी, अब लाइट चलेगी। सो 1 मिनट में देखता हूँ आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हाँ दिख तो रहा है वैसे आपको थोड़ा सा। तो चलो ये टॉपिक तो कवर करते हैं हम लोग, इसको फिनिश करते हैं, थोड़ा सा ही बचा है, तो इसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे। तो लंबाई की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है, ये होती है 5 से 10 मीटर, सॉरी मीटर नहीं, माइक्रोमीटर। ये होती है माइक्रोमीटर, जिसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे mm, ठीक है। तो कितनी होती है लंबाई? 5 से लेके 10 माइक्रोमीटर। और थोड़ा सा और बचा है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसके बारे में, आपको ये याद रखना है। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसकी चौड़ाई की। तो चौड़ाई की बात करूँ, किसकी चौड़ाई की बात करें हम लोग? हरित लवक की। तो ये आपको देखने को मिलेगा 2 से लेके 4 जो है माइक्रोमीटर। तो mm लिख दे रहा हूँ मैं, समझ जाना क्या है, माइक्रोमीटर। इसके बाद हम लोग चौड़ाई के बाद हम लोग बात करेंगे संख्या की, ठीक है, कि इसकी जो संख्या है वो कितनी देखने को मिलेंगी आपको। तो यह आपको याद रखना है कि जो हरित लवक की जो संख्या है वो जो है भिन्न होती है, मतलब सब में अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। क्लियर है? तो यह आपको याद रखना है। जैसे क्लेमाइडोमोनास की बात करूं मैं, क्लेमाइडोमोनास, थोड़ा सा म्यूजिक भी आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा होगा, कोई तो बजा रहा है, तो मैं भी सुन लेता हूँ। अच्छा, कोई धार्मिक सॉन्ग बज रहे हैं। चलो, तो क्लेमाइडोमोनास की बात करूँ तो ये एक प्रकार का जो है हरित शैवाल होता है, ठीक है। क्या होता है? हरित शैवाल। आप लोग भी बोलेंगे सर कितनी कंजूसी कर रहे हो, तो टॉपिक है, फिनिश तो करना पड़ेगा। फिर वो क्या है, मुझे मज़ा नहीं आता है कि मैं सोचता हूँ कि न्यू अगर कोई टॉपिक स्टार्ट करे तो वो स्टार्टिंग से ही हो तो बेहतर रहता है। तो याद रखना, क्लेमाइडोमोनास जो है हरित शैवाल एक होता है, और चाहूँ तो मैं इसमें फिनिश कर सकता हूँ छोटे छोटा शब्दों में लिख के, लेकिन आप लोगों को प्रॉपर दिखना चाहिए, इस वजह से मुझे बोर्ड कम लग जाता है या पड़ जाता है। तो इसके बाद हम लोग बात करें क्लेमाइडोमोनास। तो आप क्लेमाइडोमोनास की बात करेंगे ना, तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे ये जो होता है क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो ये जो है 20 से लेके 40 पर जो है मीसोफिल सेल, ठीक है, ये जो लिखा है ना, शॉर्ट में समझ जाना, ये जो मीसोफिल सेल होता है पर्णमध्य कोशिका, तो 20 से लेके 40 जो है पर मीसोफिल सेल ये देखने को मिल सकता है। यानी कि ये, चलो लाइट भी आ गई, तो ये हो सकती है। तो ये आपको याद रखना है कि कितनी हो सकती है, 20 से लेके 40। चलो, तो इसको क्विकली रिवाइज करते हैं हम लोग, फिर लेंगे छोटा सा एक ब्रेक। देखो फटाफट, तो हम लोगों ने देखा प्लास्टिड, ठीक है, प्लास्टिड यानी कि लवक। तो हम लोगों ने बात करी कि सभी पादप कोशिका में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन कुछ प्रोटोजोआ भी होते हैं जैसे कि यूग्लिना, तो ये यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, यानी कि अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, जिसका मतलब है कि ये जो कोशिकांग है कोशिका के समान ही कार्य करता है। इसके बाद हम लोगों ने बात करी प्लास्टिड जो है 3 टाइप से होता है, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। आपको ये याद रखना है, ल्यूकोप्लास्ट होता है रंगहीन, जिसमें कोई भी कलर नहीं होता है। क्रोमोप्लास्ट सभी रंग देता है, लेकिन हरा रंग कौन देता है? हरित लवक। सबसे इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन आते तो ये याद रखना, ल्यूकोप्लास्ट खाद्य पदार्थ को संचित करने का काम करता है,
एग्जाम्पल है एमाइलोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। अब याद रखो, इसको एक स्टोरी के द्वारा समझने की कोशिश करो कि एक जो है, ये जो है बूढ़े व्यक्ति, जवान लग रहे हैं वैसे, तो ये जो है, अच्छा सुंदर कन्या बना देते हैं इसको, तो ये जो है सुंदर कन्या है, आपको लग नहीं रहा लेकिन ये है, सुंदर कन्या है। तो ये क्या है, सुंदर कन्या। अब क्या है, ये जो सुंदर कन्या है वो बना रही है खीर, ठीक है। अब खीर बना रही है तो उसने एक बर्तन लिया, उसमें उसने डाला, सबसे पहले वो डालेंगी यहाँ पे चावल, ठीक है। तो ये सी लिख दे रहा हूँ मैं, चावल। चावल डालने के बाद इन्होंने इसमें डाला दूध यानी कि मिल्क, और मिल्क डालने के बाद में इन्होंने इसमें कुछ डाला ड्राई फ्रूट्स। क्लियर है। लेकिन हुआ ये कि जब ये सुंदर कन्या जो है इलायची लाने गई थी, इसने इलायची लाई तो देखा कि इसमें इलायची तो है ही नहीं, मतलब वो फ्लेवर तो खीर में आया ही नहीं। तो ये गाँव की है तो इसको उतनी इंग्लिश आती नहीं है, तो ये कहती है एमा। अच्छा, ये एमा क्या है, क्या होता है, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज है, तो जो गाँव वाली लैंग्वेज होती है ना वो एमा, तोखा, मोखा वाली होती है। तो इसमें जो है उसको, इसमें को वो कहती है एमा। तो एमा इलायची है, क्योंकि इलायची में छिलके है, इलायची नहीं है, तो एमा इलायची है पर एल्यू नहीं है, तो मतलब वैल्यू नहीं है, तो वो वैल्यू को इंग्लिश में बोल रही है एलू। तो एमा इलायची है पर क्या है, एल्यू नहीं है। क्लियर है। तो ये आपको एक सीरीज याद हो जाएंगे, किसके बाद क्या आता है, एमा इलायची है पर एल्यू नहीं है। इसके बाद लड़की ने क्या बनाई, खीर। खीर में डाले चावल, तो चावल में मैंने बात की थी कि होता है मंड, यानी कार्बोहाइड्रेट को संचित करता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है आलू। क्लियर है। एग्जाम्पल को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, स्टोरी को किया है। इसके बाद इसने डाला मिल्क, तो मिल्क में होता है फैट भी होता है, तो ये फैट को स्टोरेज कौन करता है, एलाइयोप्लास्ट। क्लियर है, नारियल व अरंडी के बीच। इसके बाद हम लोगों ने क्या डाला, ड्राई फ्रूट्स डाले कुछ, तो ड्राई फ्रूट्स में होते हैं प्रोटीन्स, तो ये प्रोटीन को संचित कर लेगा। एग्जाम्पल क्या है, मक्के के दाने के एलेरॉन कोशिका। तो इस स्टोरी के माध्यम से जो है आप याद रख सकते हो कि किसके बाद क्या आता है और कौन किसको संचित करता है। क्लियर है। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि वसा विलय कैरोटिनाइड इसमें देखने को मिलता है, कैरोटिनाइड वर्णक देखने को मिलता है। इसमें सभी रंग होंगे लेकिन हरा रंग नहीं होगा। तो कभी आपसे पूछा जाए कि जो सब्जी नीली होती है या पीली होती है या और कोई कलर भी होती है तो किसके कारण होती है, क्रोमोप्लास्ट। इसके बाद बात करते हैं जो क्लोरोप्लास्ट है, ये हरा रंग देता है जैसे हम लोगों ने बोला। और यहाँ पे दो वर्णक होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, कई बार आपसे पूछा लिया जाएंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो पिगमेंट के नाम बताओ, तो क्या बताएंगे, क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित या फिर कैरोटिनाइड। क्लियर है। तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है उसको संचित करने का काम करता है, यानी सूर्य से जो एनर्जी आती है या जो ऊर्जा आती है उसको जो पकड़ने का काम, स्टोरेज करने का काम यहाँ पे क्लोरोफिल और कैरोटिनाइड करते हैं। अधिकतर किसमें देखने को मिलता है ये क्लोरोप्लास्ट, तो आपको याद रखना जो पत्ती की पर्ण मध्यतक कोशिका होती है, मीसोफिल सेल होती है, उसमें देखने को मिल जाएगा। आकार की बात करूँ तो लेंस के आकार के ये जो है अंडाकार, गोलाकार और चक्रिक व फीते के आकार, चक्रिक यानी कि गोल डिस्क लाइक और फीता यानी कि वो रिबन लाइक। क्लियर है। लंबाई की बात करूँ 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर होता है, चौड़ाई 2 से लेकर 4। संख्या की बात करूं तो ये अलग अलग होती है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में जो है 20 से लेकर 40 हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक के। तो यहाँ पे अभी जो है प्लास्टिड खत्म नहीं हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट तो जो है क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, तो ये हम लोगों को देखना है। तो चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मुझे भी पता है आप लोग बोलेंगे सर बहुत टाइम हो गया ब्रेक नहीं हुआ, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, उसके बाद कंटिन्यू। चलिए तो ब्रेक होता है यहाँ पे ख़त्म। कुछ डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम आपके सामने बनाता, लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है मैं पहले बना लेता हूँ, फिर उसको बार बार पोलियो होता, बार बार मैं मिटाता, आपका टाइम वेस्ट होता, तो मैंने पहले बना लिया। चलो तो हम लोग बात करते हैं, ये है हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम।
जो डबल मेम्ब्रेन होती है इसमें, ये आपको याद रखना है कि डबल मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद जो है कुछ स्ट्रक्चर है, क्या होते हैं इसको तो वन बाय वन देखते हो। देखते नहीं मतलब देखते हैं, तो वो आप समझ लेना, आप समझदार हो। देखो तो कभी आप जो है मामा के घर पे गए होंगे, नानी के घर पे गए होंगे, मामा और नानी के घर एक ही होता है, पर गए होंगे और दादा दादी या कहीं पे भी मेहमान गए होंगे, तो होता क्या है ना, जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो हमको सब लोग जो है ना सिक्के देते थे। हम लोग अपनी कमर टेढ़ी करते थे, बार बार पैर पड़ते थे और हमें बार बार जो है सिक्के मिलते थे। फिर जब हम बस में बैठ जाते थे तो क्या करते थे, उन सिक्कों को जो है जमा के देखते थे, और हमारा जो छोटा भाई रहता है, छोटी बहन रहती है, उनको चढ़ाते कि देख मेरी छल्ली ज़्यादा है, तेरी कम है। या हम लोग घर पे भी, हमको मम्मी पापा पैसे देते थे तो हम लोग उसको जमा के देखते थे कि किसकी छल्ली ज़्यादा है या किसका ढेर जो है ज़्यादा है। तो देखते थे या नहीं देखते थे? तो कमेंट्स करके बताना मुझे कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बचपन में जो है ये काम किया है। तो चलो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे जो सिक्का होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पे जो सिक्का होता है उसे हम लोग कहते हैं थाइलेकॉइड। क्या कहते हैं? थाइलेकॉइड। तो ये आपको याद रखना है कि जो सिक्का है उसको कह रहे हैं थाइलेकॉइड। क्लियर है? इसके बाद हम लोग याद रखना, तो हम क्या बोल रहा हूँ मुझे हम याद रखना मतलब कि तुम याद रखना। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो है थाइलेकॉइड है, और ये कैसी है, तो ये चपटी होती है। ये जो है चपटी जो है थैली जैसी, चपटी थैली जैसी जो है थैली जैसी, वह ये होती है झिल्ली युक्त। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये जो है यहाँ पे झिल्ली है तभी तो हमको दिख रही है, अगर झिल्ली ही नहीं होती तो ये तो दिखाई भी नहीं देती हमको। तो चपटी थैली जैसे एक थैली है, थैली या झोला भी कह सकते हो आप। तो झिल्ली युक्त संरचना है और इस सिक्के को हम लोग कहते हैं थाइलेकॉइड। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अब क्या किया हम लोगों ने, ये सिक्के को जो है एक के ऊपर एक जमा दिया, यानी इसका जो है ढेर बना दिया हम लोगों ने। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे ये जो सिक्कों का हम लोगों ने ढेर बनाया, तो एनसीईआरटी माता इसको क्या कहती है, तो एनसीईआरटी माता कहती है कि अगर आपने सिक्कों में पोलियो हो गया, तो सिक्कों के चट्टों, तो जो ढेर है ना उसको कहते हैं हम लोग। तो सिक्के की चट्टों की भांति अगर आपने ढेर बना दिया तो इसको हम लोग कह देंगे ग्रेना, या फिर इसको एक वचन में इसको हम लोग कहेंगे ग्रेनम। क्लियर है? क्या कहेंगे इसको? ग्रेनम। तो आपको ये याद रखना है भाई, मैंने बोला आपको कि जो सिक्का है वो थाइलेकॉइड है, और सिक्कों का जब ढेर जमा देते हैं तो उसी प्रकार एनसीईआरटी माता कहती है कि सिक्कों के जो चट्टों की भांति ढेर अगर आप जमा दोगे, यानी सिक्कों के जो ढेर होता है उसी के समान आप थाइलेकॉइड का ढेर लगा दोगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो ग्रेना की यहाँ पे झिल्ली के ऊपर जो है ना एक और स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्वांटासोम। तो क्वांटासोम आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी पढ़ा होगा या पढ़ोगे। जो एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है, ये आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी होता है उसे एक्सेप्ट करता है। तो क्वांटासोम का काम करता है, सूर्य से जब एनर्जी आती है ना, तो एनर्जी लेने का यही काम करता है। क्लियर है? ये याद रखना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो ग्रेना है, इसको एक शब्द और कह देते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे कह देते हैं अंतरग्रेना थाइलेकॉइड। तो ये टर्मिनोलॉजी से कभी कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही है। तो इसको हम लोग लिखते हैं इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड। तो ये जो है इंटरग्रेनल जो है थाइलेकॉइड इसको कहते हैं, या फिर इसको ग्रेना भी कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो आप देखोगे ऐसी एक ग्रेना तो नहीं होती है, इसके अंदर बहुत सारी ग्रेना होती है। तो क्या होता है, ये आपस में जो है ना जुड़ी होती है। तो क्वेश्चन आता है कि जो दो ग्रेना है आपस में जो जुड़ी होती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, तो आपको ये याद रखना है, इसको हम लोग कहते हैं पीठिका पटलिका। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं
स्ट्रोमा लैमली, स्ट्रोमा लैमली इसको हम लोग कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि दो ग्रेना किसके द्वारा जुड़ी रहती है, तो स्ट्रोमा लैमली के द्वारा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, मैंने टिप टिप यहाँ पे पानी भी बरसाया है, आग भी लगाई है। तो ये जो पानी वाला एरिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, यानी कि पीठिका। याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोगों ने क्या कहा था, मैट्रिक्स, यहाँ पे हम लोग कहेंगे स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये याद रखना है। जैसे कि मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी बताया था कि इसके जो मैट्रिक्स होते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो ये याद रखना है कि मैट्रिक्स एंजाइम, सो 1 मिनट। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैट्रिक्स जो था माइटोकॉन्ड्रिया का, वहाँ पे भी बहुत सारे एंजाइम थे। उसी प्रकार जो स्ट्रोमा है हरित लवक का, यहाँ पे भी जो है कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये जो एंजाइम होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो है ये आवश्यक होते हैं। तो क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन संश्लेषण। तो मैंने कल भी बताया था आपको, हो सकता है कि जो है नीट वाले क्वेश्चन बना दे कि जो है प्रोटीन संश्लेषण से कौन से कोशिकांग का संबंध है। तो एक तो राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं रहे तो फिर क्या करोगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया और यहाँ पे जो है हरित लवक, इसके स्ट्रोमा में भी जो है प्रोटीन संश्लेषण से रिलेटेड जो है एंजाइम पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो है ना 2 लेयर होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक होता है बाहरी लेयर, यानी कि बाहरी झिल्ली। तो झिल्ली है, ये बिल्ली नहीं है, तो बाहर की बिल्ली ऐसा मत बोल देना। ये होता है आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि मेम्ब्रेन कम सुना है ना हम लोगों ने अपनी लाइफ में, जो है मेम्ब्रेन की जगह जो है बिल्ली ज़्यादा सुना है, मतलब झिल्ली से ज़्यादा बिल्ली ज़्यादा सुना है। तो आपको ये याद रखना, ये होती है अधिक पारगम्य, अधिक पारगम्य यानी कि मोर परमिएबल। परमिएबल का मतलब क्या होता है बता चुका हूँ मैं सेल मेम्ब्रेन में। परमिएबल का मतलब होता है कौन सी चीज़ किस से आगे, मतलब किसको पार कर सकती है, उसकी एबिलिटी क्या है। क्लियर है, तो ये अधिक पारगम्य है। कोशिका झिल्ली में मैंने बताया था अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, आधी चीज़ों को जाने देती है, आधी चीज़ों को नहीं जाने देती है। तो ये याद रखना। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे आंतरिक झिल्ली। तो ये है हमारी आंतरिक झिल्ली, जिसको हम लोग लिखते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ये हमारी क्या है, इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये होती है कम परमेबल, कम परमेबल यानी कि पारगम्य। क्लियर है, यानी ये लेस परमेबल होती है। तो देखो इसको ऐसे समझो, कहीं आप जाओगे, पुरानी बॉलीवुड मूवी देखी होंगी आपने, ठाकुर के घर जाऊंगा तो एक बड़ी बाउंड्री रहती है। तो बड़ी बाउंड्री, या अभी कहीं गवर्नमेंट ऑफिस भी चले जाओ तो वहाँ पे एक बड़ी बाउंड्री रहती है पहले बाहर। तो बाउंड्री पे क्या है ना, वो सिक्योरिटी गार्ड रहता है। तो सिक्योरिटी गार्ड को तो आप बीड़ी का एक बंडल भी दे दोगे तो आपको अंदर जाने देंगे, या 10 या 5 रुपये भी दे दोगे तो अंदर जाने देंगे। लेकिन किसी अधिकारी से आपको मिलना है, उसका जो एम्प्लॉय रहता है जो सामने दरवाजे पे बैठा रहता है, वो आपको इतने इजीली अंदर नहीं जाने देंगे, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये याद रखना, कोई भी चीज़ बाहरी झिल्ली से तो जल्दी आ सकती है क्योंकि ये अधिक पारगम्य है, लेकिन जो आंतरिक झिल्ली है ना, वहाँ से आने में जो है टाइम लगेगा, वो कम पारगम्य है, वो हर किसी को अंदर नहीं जाने देती है। क्लियर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो DNA होता है वो कैसा होता है। तो आपको ये याद रखना कि यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA। क्लियर है, कैसा होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA। जब मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA। तो कई बार पूछ ले जाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के DNA में अंतर क्या होता है। तो ये अंतर होता है कि यहाँ पे जो है डबल स्टैंड होता है, वहाँ पे छोटा होता है।
इसके बाद इसकी थ्योरी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो है छोटा होता है और छोटे होने के साथ ये वृत्ताकार होता है। तो छोटा वृत्ताकार जो है डीएनए देखने को मिलेगा इसमें, ये आपको याद रखना है। वृत्ताकार डीएनए यानी कि सर्कुलर डीएनए होता है इसमें और छोटा होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, इससे बड़ा होता है। इसके बाद एक और चीज़ बच गई यहाँ पे। तो यहाँ पे एक कोशिकांग होगा जिसको हम लोग लिखेंगे राइबोसोम। और मैंने आपको बताया है कि जो यूकैरियोटिक है ना, उसी में जो है आपको 80s राइबोसोम देखने को मिलेगा। बाकी जितने भी कोशिकांग हैं या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका, उसमें 70s प्रकार का राइबोसोम आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ पे ये थाइलेकॉइड को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक बीच में जो ना खाली होल दिखाई देगा, आप खाली स्थान दिखाई देगा, तो उसको हम लोग लिखते हैं अवकाशिका। तो इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है, जो प्लांट फिजियोलॉजी में देखेंगे बहुत सारे रिएक्शन होती है यहाँ पे, तो इसको हम लोग कहते हैं ल्यूमेन। क्लियर? तो लगभग सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। और एक जो चीज़ है इसका कार्य क्या होता है, तो वो मुझे बताने की वैसे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपको पता होगा कि यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस का जो काम होता है, प्रकाश संश्लेषण का काम होता है, वो हरित लवक के द्वारा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? तो यहाँ पे ये वाला चैप्टर जो है, सॉरी चैप्टर नहीं, ये वाला टॉपिक जो है एंड होता है। तो ये एक तो ये पेन जो है ना अजीब जानवर है, पता नहीं कितना ही इसको खाने को दे दो चलता नहीं है, तो देखना पड़ेगा, इलाज वगैरह करवाना पड़ेगा इसका। तो देखो इसको क्विक जो है रिवाइज करते हैं हम लोग, क्विकली रिवाइज करते हैं। देखो समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने बोला 2 मेम्ब्रेन होती है, एक बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। बाहरी वाली अधिक पारगम्य है, आंतरिक वाली थोड़ी कम पारगम्य है। इसके बाद हम लोगों ने बोला कि यहाँ पे बहुत सारे सिक्के हैं, तो सिक्के का नाम क्या है, थाइलेकॉइड, जो झिल्ली से युक्त है। इसके बाद हम लोगों ने बात करी कि जो झिल्ली में कुछ होल है, खालिस्तान है, तो उसको ल्यूमेन या अवकाशिका कह देते हैं। अब जब ये सिक्कों को एक के ऊपर एक जमा दोगे तो जो सिक्कों के चट्टों की भांति जो ढेर लग जाएगा, तो उसे हम लोग कहेंगे ग्रेना, या एक वचन में कहेंगे ग्रेनम, या फिर इसी को हम लोग कहेंगे अंतरग्रेना थाइलेकॉइड, या फिर कहेंगे इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड। क्लियर है यहाँ तक के? इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बात की कि यहाँ पे जो है जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग स्ट्रोमा कह देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, जो याद रखना आपको भूलना नहीं है। इसके बाद जो डीएनए है, हम लोगों ने बात करी कि ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में सिंगल स्टैंडर्ड था, तो इसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा। छोटा व वृत्ताकार डीएनए होता है। और एक चीज कि 2 ग्रेना जो है आपस में जब जुड़ी रहती है, तो वो जुड़ी होती है स्ट्रोमा लैमेली या पीठिका पटलिका के द्वारा। कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? तो जो प्लास्टिड वाला टॉपिक है यहाँ पे होता है खत्म। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जो है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। थोड़े बहुत टॉपिक बचे हैं, वरना ये चैप्टर जो है फिनिश होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो या कोई भी डाउट हो तो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, वरना लेक्चर छूट जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और बाकी हम लोग मिलेंगे इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस। और हाँ, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ से जुड़ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक के? और हाँ, इस चैप्टर चलो मैं बाद में इन्फॉर्मेशन दूंगा, या अभी दे देता हूँ। जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा तो इसका ऑडियो फॉर्म भी जो है मैं रिकॉर्ड करता हूँ, और कुछ क्वेश्चन भी जो है मैं पर्सनली निकालता हूँ। और नोट्स अगर आप 11th और 12th में हो, और अगर आपको स्कूल नोट्स चाहिए कि कैसे इसको लिखे, क्या लिखे, या नीट के भी जो है आपको इस टाइप के नोट्स चाहिए, मेरे पास जो है वो, तो आप जो है व्हाट्सअप का मैंने नंबर दिया हुआ है, तो आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या तो फिर कोई लिंक वगैरह डली हो तो आप उसे देख सकते हो। तो चलो ठीक है, बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।